हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर थर्ड यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एज ऑलवेज डील करेंगे। इसके जो बाकी सेगमेंट्स है उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली शेड्यूल्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, अनुसूची के बारे में। यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से हमें करेक्टली मैच्ड को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक एक करके अगर हम देखें, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो राज्यसभा की जो सीट्स होती है उन सबके अलोकेशन के बारे में बात की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें स्टेट्स जो होते हैं हमारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है उसके बारे में बात की जाती है। और जो राज्यसभा की सीट का लोकेशन है उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में बात की जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ओथ वगैरह के बारे में बात की जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया है जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें असम या फिर उस टाइप के जो ट्राइबल एरियाज है उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए उसके लिए जो प्रोविजंस है उन सब के बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में बात की जाती है, ये भी करेक्ट है। उसके अलावा फोर्थ यहाँ पे दिया गया जो 10th शेड्यूल है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे लास्ट के तीनों सही है, बस फर्स्ट गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है जिसको कि राष्ट्रपति सरकार हम बोलते हैं, उसका यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा बेसिक फीचर नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब काफी कठोर संविधान वहां का होता है, या फिर जो लेजिस्लेचर है वहां की उसकी मेन सुप्रीमेसी होती है। थर्ड यहाँ पे दिया गया कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सिंगल होता है। फोर्थ यहाँ पे दिया गया जो स्टेट होता है उसके पास में रेसिड्यूरी पावर्स होती है। तो वैसे तो ये सभी होते हैं, बट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट होती है वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो सिंगल और रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म की इस गवर्नमेंट में। यहाँ पे कोई मतलब नॉमिनल या फिर सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव टाइप की कोई सिचुएशन नहीं होती, सारी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो मतलब कि यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें तो सिंगल एग्जीक्यूटिव की वहां पे सिचुएशन होती है, जिसको कि एकल कार्यकारी भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सारी चीजें दी गई, उनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के फीचर हैं। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी दिया गया है, मतलब कि जो न्यायपालिका है वो एकीकृत रूप में काम करती है। सेकंड यहाँ पे दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। थर्ड यहाँ पे दिया गया 3 टायर की गवर्नमेंट है। फोर्थ यहाँ पे दिया गया रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और फिफ्थ यहाँ पे दिया गया सिंगल सिटीजनशिप। तो एक एक करके हम बात करें, जैसे जुडिशरी जो होती है वह उसके पास में काफी ज्यादा सुप्रीमेसी होती है, और जो लेजिस्लेचर होता है उसके साथ में इंटीग्रेटेड रूप में जो इंडिया है वहां पे जुडिशरी काम करती है। तो बेसिकली ये इसका बेसिक फीचर है। उसके अलावा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये भी इसका बेसिक फीचर है। और जो 3 टायर गवर्नमेंट है, जैसे कि सबसे ऊपर में हो जाएगी सेंटर, उसके बाद में स्टेट आती है और फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से 3 टायर का गवर्नमेंट सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे कि कुछ केसेस में जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके थ्रू भी अमेंडमेंट हो सकती है, बट कुछ केसेस में जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके साथ साथ स्टेट असेंबलीज के जो हाफ स्टेट असेंबलीज होते हैं उन सब के रेटिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब कुछ केसेस में काफी ज्यादा रिजिड है और कुछ में फ्लेक्सिबल भी है। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिफ्थ यहाँ पे दिया गया जो इंडिया है वहां पे सिंगल सिटीजनशिप अलाउ है। ये सभी को पता है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं किया जाता, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सभी यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर है। सो और करेक्ट आंसर विल बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ पेयर दिए गए हैं और इनमें से हमें करेक्टली मैच्ड पेयर देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिस्ट्रिक्शन होता है उसको कनाडा से लिया गया है।
या फिर जो हाई कोर्ट के जजेस है उन सब का जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। थर्ड यहाँ पे दिया गया जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसको कि लोअर हाउस और अपर हाउस भी बोलते हैं, उन सब की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसका प्रोविजन आयरलैंड से लिया गया। फोर्थ यहाँ पे दिया गया जो राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है वो प्रोविजन यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो कनाडा जो है वहां से कई सारे प्रोविजंस लिए गए, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का फेडरेशन होना चाहिए और सेंटर के पास में जो रेसिडुअरी पावर्स होती है वो सब, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये सारे प्रोविजन कनाडा से लिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से कई सारी चीजें ली गई, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया, प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, इन सारी चीजों को यूएसए से लिया गया है। तो सेकंड भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें जॉइंट सिटिंग की, तो जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज का, ये आयरलैंड से नहीं लिया गया है, इसको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है उसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरिश की अगर हम बात करें जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको यहाँ पे जो आयरलैंड है उससे लिया गया है। फोर्थ यहाँ पे दिया गया जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, उसका जो प्रोविजन है वो आयरलैंड से लिया गया है, ना कि यूनाइटेड किंगडम से। तो थर्ड भी गलत हो जाएगा और फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कांग्रेस सेशन के बारे में पूछा गया कि किस कांग्रेस के सेशन में जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो कांग्रेस जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके द्वारा ऑफिशियली जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी था उसको एक सेशन हुआ था 1955 में, 1955 में, जो कि अवधि में हुआ था। उस सेशन में ही यहाँ पे जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिबरल, एक उदार संविधान है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर किसी के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल राइट्स को दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे ये एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे इस तरीके से हमें इनको देखना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है दोनों क्या सही है, और अगर दोनों सही है तो जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर हम बात करें लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको ग्रांट करता है फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से। लिबर्टी मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल को, कि वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेड ही रेस्ट्रिक्शंस वहां पे लगाए जाते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं उन सबको लिबर्टी बोला जाता है और उसी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडिया के जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उन सब के लिए फंडामेंटल राइट्स को इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरीके से यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो फेडरल है ना ही यूनिटरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें वो पूरी तरह ना तो फेडरल है ना पूरी तरह यूनिटरी है, मतलब कि ना तो पूरी तरह सेंट्रल का ही कंट्रोल है ना पूरी तरह स्टेट्स का ही कंट्रोल है। कुछ केसेस में सेंटर का होता है, कुछ केसेस में स्टेट का होता है। इस तरीके से सेंटर और स्टेट के कॉम्बिनेशन की तरीके से यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो काम करती है। इस वजह से ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिस्क्राइब भी किया जाता है एज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों का एक यूनियन है इंडिया या भारत जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है और सेकंड स्टेटमेंट वो भी सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो यहाँ पे भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिया की डेमोक्रेसी के रेस्पेक्ट में पूछा गया जो इंडिया की डेमोक्रेसी वो किस ऑप्शन से बताई जा सकती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। थर्ड यहाँ पे दिया गया लोगों के पास में राइट है वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। फोर्थ यहाँ पे दिया गया कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लोगों के पास में है। तो इन सब में अगर हम देखें तो वैसे तो सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। डेमोक्रेसी बेसिकली होती क्या है कि लोगों के पास में यहाँ पे राइट होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं वोट करके और चेंज भी कर सकते हैं वोट करके। तो बेसिकली उस तरीके से जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें पूछा गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन से बेसिक फीचर्स हैं जिनको कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड नहीं किया जा सकता, उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जैसे कि सॉवर्निटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसको भी अमेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के अंदर। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी यहाँ पे अमेंड नहीं किया जा सकता। फेडरल सिस्टम जिस तरीके से काम करता है उसको भी नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जैसे जुडिशियल रिव्यू है या फिर गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उन सारी चीजों को जो आर्टिकल 368 है उसके थ्रू अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के अंदर आते हैं। तो अगर हम इनके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, सॉवर्निटी यानी कि संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता, फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय प्रणाली, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की संसदीय प्रणाली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी के थर्ड चैप्टर यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।